Hello students, myself Mayank Srivastava from Ambalika Institute of Management and Technology from Mechanical Engineering Department, and my college is affiliated with Dr. APJ Abdul Kalam Technical University. स्टूडेंट्स, अभी तक हमने डिस्कस करा फेस डायग्राम में ह्यूम रॉदरी फेस डायग्राम के बारे में इससे पहले लेक्चर में, और ये क्यों ज़रूरी होता है, क्या इसकी नेसेसिटीज़ होती है, रूल्स का क्या इम्पोर्टेंट होता है। तो ये सारे रूल्स इन्होंने इसीलिए दिए थे जिससे कि आप जो है एक अच्छा कंपोजिशन आपको मिल सके एज अ रिसर्चर, एज अ इंजीनियर। लेकिन थोड़ा और उसमें अगर इम्प्रूवमेंट करा गया तो उसमें देखा गया कि ह्यूम रॉदरी ने जो भी टर्म्स करे थे उसमें अगर और जब डीप में गए तो उसमें पता चला कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि कुछ फार्मूले के थ्रू ही हम एनालाइज कर सकते हैं। तो उसको रिकॉग्नाइज करा गया और उसमें डीप एनालाइज करा गया। तो उस पर आपका गिब्स रूल्स आया, गिब्स फेस रूल्स। अब गिब्स फेस रूल में एक फार्मूला बताया गया जिसके थ्रू आप ये पता कर सकते हैं कि अगर दो कंपोनेंट आप मिक्स कर रहे हैं तो वो कंपोजिशन जो आपका बनता है उसमें कितने फेस बनेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म होता है। तो उस फॉर्मूले के थ्रू आप निकाल सकते हैं कि अगर दो कंपोजिशन को आप मिक्स करते हैं तो उसमें कितने फेस आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको गिब्स फेस रूल से पता चलेगी। सबसे पहले फेस पे आते हैं कि फिजिकली डिस्टिंक्ट मैकेनिकली सेपरेटेड, मतलब कि फिजिकली अलग होंगे, मैकेनिकली सेपरेटेड होंगे, बट केमिकली होमोजीनियस होना चाहिए, तो आपका एक फेस बनता है। जैसे आपका दो चीज़ों को अगर आप मिलाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने वाटर में मिल्क मिलाया, तो दोनों फिजिकली अलग है, मैकेनिकली अलग है, लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर बन रहा है और एक कंपोनेंट मिक्सचर कहलाएगा। तो उस तरह का होमोजीनियस मिक्सचर आपका फेस बनता है। अब फेसेस को अगर आप और आगे डिस्कस करते हैं तो इसमें बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, लेकिन एक सॉलिड लिक्विड फेस भी ऐड करा गया कि वो इंटरमीडिएट फेस में आता है। तो सब्सटेंस can have different phases such as gaseous phases, liquid phases, solid phases and solid liquid phases। तो बेसिकली चार टाइप के आपके फेस होते हैं। तो इन चार टाइप के फेस में अगर गैसियस की बात करें तो गैस, जैसे चिमनी से गैस निकल रही है, तो वो अगर चिमनी से कोई भी फ्लू गैसेस निकल रही हैं तो वो अपना एक अलग गैसियस फेस होगा। लेकिन अगर आप अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टर्म्स में बात करें तो हम लोग इस सब्जेक्ट में गैसियस फेस के बारे में न डिस्कस करते हुए अपने सॉलिड लिक्विड और इस पर डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या होता है, गैसियस फेस होता है, लिक्विड फेस होता है, सॉलिड फेस होता है। सबसे पहले अगर देखा जाए कोई भी मटेरियल है अगर, तो वो सॉलिड फेस में होता है। जब आप उसमें टेम्परेचर देते हैं तो वो फेस चेंज करना शुरू करता है। जैसे ही सॉलिड से लिक्विड में आता है उससे पहले वो इंटरमीडिएट फेस में आता है, फिर और टेम्परेचर देते हैं तो फिर वो लिक्विड में आता है, फिर और टेम्परेचर राइज करते हैं तो फिर क्या होता है, वो लिक्विड और गैस के फॉर्म में आना शुरू होता है। फिर जब आप और टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एक समय ऐसा आता है वो गैसियस स्टेज में चला जाता है। तो ये आपके 1 by 1 फेसेस होते हैं जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके फेस रूल्स के अकॉर्डिंग या फेस डायग्राम के अकॉर्डिंग। अब इसमें आपको कुछ एग्जांपल से इसको समझाया गया है कि द गैसियस स्टेट और अ लिक्विड सोल्यूशन आर सिंगल फेसेस इन देमसेल्फ। अगर कोई भी चीज़ गैस में है तो सिंगल फेस होगा, गैसियस फेस कहलाएगा। अगर कोई भी चीज़ अगर लिक्विड फेस में है, वो अपनी एक सिंगल फेस में है, तो लिक्विड फेस कहलाएगा। कोई भी एटम्स अगर दो चीज़ों से मिल करके बन रहा है तो एलॉय है, और अगर कोई भी स्टेज को लिए हुए अगर सॉलिड और लिक्विड के बीच का है तो सॉलिड लिक्विड फेस कहलाएगा। तो ये सारी चीज़ें फेस के बारे में था। अब इसमें क्या है कि द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ चिमनी एग्जॉस्ट गैस मिक्स रीडली इन एयर, मतलब कि अगर आप कोई भी शुगर मिल देख लीजिए या कोई भी पेपर इंडस्ट्री देख लीजिए, उसमें जो है चिमनी लगी होती है। अब चिमनी जो लगाते हैं, एक्चुअली पोल्यूशन बोर्ड कहता है कि 0% डिस्चार्ज होना चाहिए, कोई भी केमिकल बाहर नहीं होना चाहिए। तो आप जब उसमें चिमनी लगाते हैं तो बॉयलर से जो भी आपका एग्जॉस्ट निकलता है तो वो होता है आपका फ्लू गैसेस। अब फ्लू गैसेस में आपके एस के पार्ट्स होते हैं। अब वैसे तो उसमें अगर आप देखो तो ESP इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिटेटर लगा देते हैं जिससे कि वो एस का पार्ट कुछ कम हो जाए, लेकिन अगर प्रॉपर उसमें जब आप चेक करते हैं तो आप पाओगे कि कुछ ना कुछ कंपोनेंट या कुछ ना कुछ डीमेरिट्स होंगे जिसके कारण वो एस के पार्ट्स एयर में जाएंगे। लेकिन कुछ दूर तक तो आपको दिखेगा कि हाँ गैस निकल रही है ब्लैक कलर की, थोड़ी देर बाद क्या होता है पूरी तरह से मिक्स हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो भी आपका सिंगल फेस हुआ। आपकी अगर 4 व्हीलर है, आप देखो स्मोक ज़्यादा दे रही है, पोल्यूशन ज़्यादा कर रही है, लेकिन वो
पोल्यूशन आपको थोड़ी देर के लिए दिखेगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो एयर में प्रॉपर मिक्स हो जाएगा, आपको वो चीज़ नहीं दिखेगी। तो जो चीज़ प्रॉपर मिक्स हो रहा है इसका मतलब वो केमिकली करेक्ट है और होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। तो वही एग्जाम्पल यहाँ पर समझाया गया कि चिमनी से अगर कोई एग्जॉस्ट निकल रहा है तो रीडली मिक्स विथ एयर, मतलब बहुत आसानी से एयर में मिक्स हो जाता है। अब एक एग्जाम्पल जो दिया गया कि शुगर डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में शुगर आसानी से डिजॉल्व हो जाता है। उसी तरह आपका लिक्विड सोल्यूशन बनता है, जब वाटर में डिजॉल्व होता है तो वो आपका लिक्विड सोल्यूशन बनता है, एंड इज फॉर्म्ड अ लिक्विड सोल्यूशन। इन द एबव केसेस ईच सिस्टम हैज अ सिंगल फेसेस। अब जितने अभी चीज़ें आपको बताई वो सारी सिंगल फेस की थी, लेकिन अगर दो चीज़ें ऐसी मिलाओ जो आपस में ना मिल पाए, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर एंड पेट्रोल, ये एक अच्छा एग्जांपल है क्योंकि दोनों की डेंसिटी डिफर करती है। अब वाटर में अगर आप पेट्रोल मिलाते हैं, पेट्रोल आपका ऊपर रहेगा, तो वो आपस में मिक्स नहीं हो रहा है। अगर आप ऐसे समझो दोनों का फेस क्या है, लिक्विड है, दोनों के फेस लिक्विड है, लेकिन दोनों लिक्विड भी आपस में नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि दोनों की डेंसिटी चेंज है। तो उसके कारण जब इस तरह की चीज़ें आती हैं, होमोजीनियस मिक्सचर नहीं हो पाता है, तो उसे कहते हैं आप टू फेसेस या लिक्विड फेसेस। तो ये आपके जब दो फेस अलग अलग हों और आपस में मिक्स हो जाए तो सिंगल फेस कहलाएगा। दो फेस सेम हो लेकिन आपस में मिक्स ना हो तो वो, या होमोजीनियस प्रॉपर मिक्सिंग ना हो, तो वो आपका क्या कहलाता है? आपका नॉट मिक्सिंग प्रॉपरली इज नोन एज अ नॉट होमोजीनियस फेस, एंड लिक्विड फेस या सिंगल फेस नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आप चलते हैं तो इसमें गिब्स रूल्स आता है आपका कि सॉलिड में है वन और मोर फेस हैंस ग्रुप्ड एज। अब सॉलिड के भी एक या दो फेस हो सकते हैं। कौन कौन से होते हैं? सिंगल फेस सॉलिड और मल्टी फेस सॉलिड। सिंगल फेस सॉलिड में आपका एक कंपोनेंट होगा, मल्टी फेस सॉलिड में आपके एक से ज़्यादा कंपोनेंट आपस में मिक्स हो रहे होंगे। नॉर्मली सिंगल फेस क्रिस्टल मटेरियल एंड प्योर मेटल्स हैव सिंगल फेस। सिंगल क्रिस्टल मटेरियल मतलब जो हमने आपको बताया FCC, अगर सिंगल है या एक क्रिस्टल का मटेरियल है तो वो आपका सिंगल फेस क्रिस्टल कहलाएगा और आपका सिंगल फेस सॉलिड कहलाएगा, और प्योर मेटल्स होगा। लेकिन प्योर मेटल्स पूरी तरह से एज ए इंजीनियर आप उसको यूज नहीं कर सकते, उसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पूरी नहीं होती हैं। तो उसको इन्हेंस करने के लिए आप उसमें क्या करते हैं? एलॉय एलिमेंट्स मिलाते हैं। अब जब आप एलॉय एलिमेंट्स मिलाते हैं तो सबसे ज़्यादा इशू या सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि कौन से दो मटेरियल आसानी से मिल पाएंगे, कौन से नहीं मिल पाएंगे। उसी को ह्यूम रॉदरी ने डिफ़ाइन करा। अब उसी को आगे जब उसमें प्रॉब्लम और आने लगी, एनालाइज करने लगा, या और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको बढ़ानी है, दो से ज़्यादा भी एटम्स मिला रहे हैं, तो गिब्स ने अपने रूल्स दिए, गिब्स ने अपने फॉर्मूला दिया। तो गिब्स ने फॉर्मूला दिया D=C-P + गामा। ये आपका फॉर्मूला है। इन्होंने क्या बताया कि कंपोजिशन एंड फेसेस ऑफ मटेरियल मे बी अंडरस्टूड वेल इफ द फेस रिलेशन आर नोन। कोई भी मेटल का अगर कंपोजिशन और फेस को आपको समझना है तो फेस के रिलेशन को आपको समझना पड़ेगा। फेस का रिलेशन मतलब इनका जो मेन मोटिव था कि अगर दो मेटल आप मिला रहे हैं तो वो जब कंपोजिशन आपका बनता है तो कितने फेस में बनता है। अगर आपको ये पता करना है, आप खुद ही सोचो कि दो मटेरियल आप मिला रहे हो और आपस में मिल रहा है, लेकिन उसके बीच में कितने इंटरमीडिएट फेस बन रहे हैं, ये कैसे पता करेंगे? तो इस चीज़ को पता करने के लिए गिब्स ने अपने रूल्स दिए, अपना एक फार्मूला दिया, एक फार्मूला डिराइव करा। अगर इस फार्मूले को आप फॉलो करते हुए उसमें फेस कितने बन रहे हैं ये जानना चाहते हैं तो वो बड़ी आसानी से आपको पता चल पाएगा। आप 1 बाय 1 उसमें नंबर ऑफ़ फेस पुटअप करते जाइएगा और उसके बाद उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से उसको कोरिलेट करेंगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि दो कंपोनेंट जब मिलाते हैं तो उसमें कितने फेस बनते हैं। हम लोग काम तो करते हैं, हमें लगता है कि बहुत आसानी से हो रहा है, मिक्सिंग हो रही है, लेकिन अगर देखा जाए उसके बीच में काफ़ी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, काफ़ी फेसेस आते हैं, उसके बाद ही प्रॉपर कंपोजिशन बनता है। तो कंपोजिशन अगर स्ट्रॉन्ग बनेगा तो मटेरियल आपका स्ट्रेंथ में अच्छा होगा, आप उसको हैवी ड्यूटी या जो डिजायरनेस है उसके अकॉर्डिंग आप उसको यूज कर सकते हैं। तो गिब्स अनाउंसेस अ रूल नोन एज गिब्स फेस रूल। उन्होंने अनाउंस करा इसलिए उनके नाम पर पड़ गया गिब्स फेस रूल, विच गिवन बाई D=C-P + गामा। D=C-P + गामा। अब गामा क्या है? 2। गामा जो है 2 क्यों लिया गया? क्योंकि दो कंपोनेंट को मिला रहे हैं, इसलिए इसको आप 2 ले लेते हैं। आगे डिस्कस करते हैं इसी में कि वेयर अगर गिब्स का जो रूल्स देखा जाए कि D=C-P + 2, जो अगर यहाँ तक का देखा जाए, ये गिब्स ने जो दिया, तो अगर इसमें देखा जाए D क्या है? D स्टैंड्स फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो हमने पिछले लेक्चर में भी आपको समझाया था डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। फिर C क्या होता है? C रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कंपोनेंट,
कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट को आप मिक्स कर रहे हो, एक कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट है, तीन कंपोनेंट है, जितने नंबर ऑफ कंपोनेंट मिक्स करते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपके फेस चेंज होते चले जाएंगे। तो वो आपको कितना स्ट्रेंथ चाहिए वो एज ए इंजीनियर आप उसमें यूज करते हैं। तो डी स्टैंड्स फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड सी स्टैंड्स फॉर, या सी रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कंपोनेंट्स एंड पी स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ फेजेज इन इक्विलिब्रियम। पी जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको रिकॉग्नाइज करना है या वही चीज़ आपको निकालना है कि नंबर ऑफ फेज कितने आएंगे एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो वो क्या चीज़ डिनोट करता है आपका पी। एंड गामा इज अ सिस्टम वेरिएबल्स। अब सिस्टम वेरिएबल्स क्या होते हैं जिनको आप आसानी से एक सिस्टम में चेंज कर सके। सिस्टम क्या होता है हमने आपको बताया, आइसोलेट होना चाहिए। आइसोलेट इन द सेंस सराउंडिंग से उस पर कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े, आप इंटरनल उसमें जो चेंज करना चाहें वो चेंज कर सकते हैं। तो सिस्टम वेरिएबल्स का मतलब प्रेशर और टेम्परेचर, कंपोजिशन में तीन ही चीज़ होगा, प्रेशर होगा, टेम्परेचर होगा और खुद कंपोजिशन होगा। तो सिस्टम वेरिएबल्स हमेशा प्रेशर और टेम्परेचर होता है, ठीक है। अब अगर बात करते हैं इसमें आ जाते हैं, अब गामा इज इक्वल टू 2, अगर इसीलिए 2 क्यों लिया गया, क्योंकि दो ही वेरिएबल्स हैं आपका, टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर, इसलिए गामा की वैल्यू आपने 2 लिया। अब वो इक्वेशन 1 में आपने पुटअप करेंगे आगे जब अभी डिस्कस करेंगे। अब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन ए सिस्टम। अब टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग अगर सिस्टम में निकालते हैं तो क्या होता है पी सी माइनस 1 प्लस 2। अब ये कहाँ से आएगा ये अभी नीचे डिस्कस करेंगे। इन अ सिस्टम द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज डी विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। मतलब कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बराबर हो सकता है, बट कैन नॉट बी एक्सीड द टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स। लेकिन जैसे टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स से एक्सीड नहीं कर सकता है, ये इनका एक आप ये कह सकते हैं इनका एक कंस्ट्रेंट है। अगर इसको फॉलो करोगे तभी आपका एक फॉर्मूला जनरेट होकर के आएगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बराबर हो सकता है लेकिन उसके एक्सीड नहीं कर सकता है। तो क्या मिला आपको एक फॉर्मूला कि टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन अ सिस्टम इज इक्वल टू पी सी माइनस 1 प्लस 2। तो जो यहाँ पर इन्होंने बताया कि नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो इक्वल हो सकती है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकती। किससे? जो गिब्स ने अपना फॉर्मूला दिया था। तो उसके अकॉर्डिंग डी इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2 इज लेस देन, मतलब ये बढ़ सकता है लेकिन ये कम नहीं हो सकता, ये 0 तक नहीं पहुँच सकता है, ये अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो इज लेस देन पी सी माइनस 1 प्लस 2। अब क्या हुआ फॉर सी इज इक्वल टू 2, मतलब सी क्यों 2 लिया गया, क्योंकि एक फेस जो आप देखना चाह रहे हैं वो दो कंपोनेंट के बीच में देखना चाह रहे हैं, तो इसलिए आपने सी इज इक्वल टू 2 लिया। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, अब यहीं पर अगर आप देखोगे तो c माइनस 1, अब आपने यहाँ पे 2 माइनस 1 रख दिया, तभी यहाँ पर आगे 2 माइनस 1 इसका फॉर्मूला बना था। फॉर अ सिस्टम हैविंग p फेसेस, और सिस्टम के लिए p क्या है वो फेस है, c माइनस 1 क्या है वेरिएबल्स हो गया। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स ऑफ अ कंपोनेंट इज p c माइनस 1। अब p c माइनस 1 टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल प्लस 2 क्यों करा गया, क्योंकि आपके दो फेस है या दो कंपोनेंट आप उसमें यूज कर रहे हो। तो ये आपका एक फॉर्मूला निकल के आया। बाई एडिंग 2 एक्सटर्नल वेरिएबल्स p एंड t टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल बिकम्स p c माइनस 1 प्लस 2। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आया जो इक्वेशन 2 में हमने आपको दिखाई, ये यहाँ से निकला कि p जो है फेस है, c है नंबर ऑफ कंपोनेंट और 2 जो है आपके एक्सटर्नल वेरिएबल्स जो आपने यहाँ पर ऐड करा, ठीक है। अब इसी पे 1 बाई 1 आप रीडिंग लोगे, कितने फेस आएंगे, इसको 1 बाई 1 आप जब डिस्कस करोगे तो और अच्छा सा समझ में आएगा, जो कि हम आगे समझाते हैं आपको। अब लिमिटेशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, इन्होंने एक टर्म्स बताया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम की अपनी एक लिमिट होगी या एक कंस्टेंट होगा। वो क्या होगा कि द डिग्री ऑफ फ्रीडम कैन नॉट बी निगेटिव। डिग्री ऑफ फ्रीडम कभी निगेटिव नहीं होगी, अगर निगेटिव होगी तो आपको फेस प्रॉपर नहीं मिलेगा। एट द मोस्ट इट कैन बी 0, मतलब कि अगर लास्ट कंडीशन देखा जाए इक्विलिब्रियम के केस में तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो सकती है। जहां पर 0 होगी वहीं पर आपको नंबर ऑफ फेस मिल जाएगा दो कंपोनेंट को मिलाने पे। मतलब दो कंपोनेंट मिला रहे हो, उसके बाद आप उसमें फॉर्मूले पे जैसे फेस 1, फेस 2, फेस 3 इस तरह जब आप पुटअप करोगे तो जब डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको 0 मिल जाए और इक्विलिब्रियम का केस हो जाए तो आप समझ लेना कि आपको उतने ही नंबर ऑफ फेस हैं जहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 0 मिल रहा है। लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम कभी भी निगेटिव नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कि हाउ मैनी फेसेस आर पॉसिबल इन 2 कंपोनेंट सिस्टम। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 कंपोनेंट सिस्टम है या दो चीज़ों को आप मिला रहे हैं तो उसमें कितने फेस बन सकते हैं, तो वो कैसे निकालेंगे, सिंपल गिब्स फेस रूल से। कंप्यूट द टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ऑल द पॉसिबल नंबर ऑफ फेसेस।
क्योंकि जब आप दो चीज़ों को मिला रहे हैं, अब आपको ये नहीं पता है कि दो फेस बनेंगे, 3 बनेंगे, 4 बनेंगे, 5 बनेंगे, तो हमने क्या करा, मान लिया कि 5 फेस तक बन रहे हैं। ये जो एग्जांपल में यहाँ पर दिखाया गया, हमने ये लेट कर लिया कि 1 2 3 4 5 और एक्स्ट्रा, अगर 5 पे भी, अगर मान लीजिए 4 पे 0 मिल गया तो 4 फेस बनेगा, 5 पे मिलेगा तो 5 बनेगा। जहाँ पर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 0 मिलेगी उतने नंबर ऑफ फेस बनेंगे। ये किसने बताया? आपका गिब्स रूल ने दिया। तो अब फ्रॉम इक्वेशन 2 वी नो दैट द टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स p इक्वल टू c माइनस 1 प्लस 2। ये पहले भी डिस्कस कर रहे थे इक्वेशन 2 में, जो इससे पिछली वाली स्लाइड में, ठीक है। तो ओवरऑल क्या करना है आपको, नंबर ऑफ फेस निकालने हैं, दो कंपोनेंट के मिक्सिंग में कितने नंबर ऑफ फेस निकल रहे हैं ये आपको रिकॉग्नाइज करना है, ये निकालना है। तो इसके लिए क्या करोगे आप, ये जो आपकी टेबल बनी है इससे आपको पता चलेगा, एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझा रहे हैं, इससे आपको पता चलेगा कि अगर दो कंपोनेंट आप मिलाते हैं तो कितने नंबर ऑफ फेस बनते हैं, ठीक है। द टोटल रिक्वायर्ड कंप्यूटेशन आर डन एज बिलो। अब ये पूरा कंप्यूटेशन हमने 5 तक यहाँ पर आपको करके दिखाया। 5 तक क्यों दिखाया? क्योंकि हमने माना कि 5 तक में कहीं ना कहीं हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 मिलेगी, तो जहाँ पर अगर नहीं मिलती तो हम क्या करते, इसको और कंटिन्यू करते, ठीक है। तो अब देखते हैं ये क्या है, p क्या है, नंबर ऑफ फेस है। नंबर ऑफ टोटल वेरिएबल्स p इक्वल टू c माइनस 1 प्लस 2, हमने आपको बताया कहाँ से डिराइव होके आया। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम का आप गिब्स ने अपना रूल दिया कि d इक्वल टू c माइनस p प्लस 2। अब क्या करना है आपको, नंबर ऑफ फेस निकालने हैं। तो क्या हुआ, अगर हमने लेट करा था कि 1, अब 1 के केस में देखो आप यहाँ पर आप देखिए कि p की जगह 1 रखा जाएगा और c की जगह 2। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि फेस 1 हम मान रहे हैं कि पहला फेस हमको कहाँ मिल रहा है, तो ये 1 लिया हमने। और c की जगह 2 क्यों रखा जा रहा है? क्योंकि 2 कंपोनेंट ऐड करने हैं। अगर यही 3 कंपोजिशन होता या 4 कंपोजिशन होता तो यहाँ पर आप उसको नंबर ऑफ कंपोनेंट की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग जितने कंपोनेंट मिक्स कर रहे होते हैं, जो कंपोजिशन आप एक कंपोजिशन या एलॉइंग एलिमेंट में जितने मटेरियल आप मिला रहे हो उतने आपको कंपोनेंट की वैल्यू 1 बाई 1 डिफर करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर सारा 2 क्यों लेके चल रहे हैं? क्योंकि आपका 2 कंपोनेंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, या हमारा क्वेश्चन ही यही था कि 2 कंपोनेंट में कितने नंबर ऑफ फेस आपको मिलेंगे। अगर ये रिकॉग्नाइज करना है तो उसके लिए ये हमने गिब्स फेस रूल को फॉलो करते हुए आपको बताते हैं। अब 1 यहाँ पर नंबर ऑफ फेस, 2 कंपोनेंट, यहाँ पर प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 3। तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पर 3 आ गए। अब इस केस में अगर आप देखोगे सी कंपोनेंट की जगह 2 रखा गया, फेस की जगह 1 रखा गया, प्लस 2 करा गया, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल 3, मतलब टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी 3, टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आपकी 3 आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी आपको नंबर ऑफ फेस 1 फेस पे नहीं मिला, कि 2 कंपोनेंट मिलाओगे तो नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जब तक 0 नहीं आएगा तब तक आप ये नहीं कह सकते हो कि कितने नंबर ऑफ फेस बन सकते हैं। अब हमने क्या करा, सेकंड उसमें लिया कि अगर मान लेते हैं कि 2 होंगे, 2 फेस हैं, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। तो अब हमने जब 2 लिया तो नंबर ऑफ फेस की जगह 2 रखोगे, नंबर ऑफ कंपोनेंट आपका 2 ही है क्योंकि 2 कंपोनेंट मिक्स कर रहे हो, तो वैल्यू कितनी आई 4। अब इस केस में अगर आप देखो d इक्वल टू c माइनस p प्लस 2 के केस में अगर आप c की जगह 2 रखोगे और p की जगह 2 रखोगे, 2 माइनस 2 0 और नंबर ऑफ कंपोनेंट कितना आया 2। मतलब कि अब यहाँ जब 2 आया तो आप यहीं से समझ लो कि अब हमारा रिजल्ट काफ़ी पास हम पहुँच रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही 0 मिलेगा उतने नंबर ऑफ फेस हो जाएगा, जिस नंबर ऑफ फेस पे 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको मिलेगी, ठीक है। तो जब 2 आया तो फिर अब हमने क्या करा, 3 रखा। अब जब 3 रखोगे फिर फेस की जगह 3, मतलब तीसरे फेस में हम ये सोच रहे हैं कि तीसरे ही फेस 2 कंपोजिशन को मिक्स कर रहे हैं तो वो हमारा तीसरे फेस में मिल जाएगा। फिर हमने क्या करा, 3 रखा। अब कंपोनेंट आपके दोनों सेम है, प्लस 2 करा, 5 हुआ। इस केस में देखा गया क्या हुआ, 2 रखा सी की जगह और पी की जगह 3 और टोटल देखा गया 1 आया। तो इसका मतलब अब हम और नियर बाई पहुँच रहे हैं किसके, नंबर ऑफ फेस के, कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितने नंबर ऑफ फेस मिलेंगे। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा 0 हो जाएगा तो वही हमारा नंबर ऑफ फेस हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 मिला, इसका मतलब कि अभी हमें एक स्टेप और लेना पड़ेगा। एक स्टेप और लिया, 4 करा। 4 के केस में आपने p की जगह 4, c की जगह 2 ही एज इट इज़ रखा जाएगा क्योंकि 2 कंपोनेंट हैं। अगर 3 होता 3 रखते, प्लस 2 तो कितना हुआ, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल 4 के केस में 6 हो गया। और यहाँ पर अगर 4 रखोगे तो इस केस में आपका कितना हो गया, 0 आ गया। अगर 4 यहाँ पर रख रहे हैं तो इस केस में आपका 0 आया। 2 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2 क्या हो गया, 0 हो गया। जैसे ही डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको 0 मिला तो आप समझ लो कि 2 कंपोनेंट को मिलाया और डिग्री ऑफ फ्रीडम जहाँ पर 0 मिला इसका मतलब वो उस फेज की इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको मिल गई। और जब इक्विलिब्रियम कंडीशन मिलेगी तो आप समझ लेना उतने नंबर ऑफ फेस होंगे। तो अगर 2 कंपोनेंट को मिलाया और आपको 4th में मिल रहा है, 4th फेस पे मिलाने पे आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 मिल रही है, इसका मतलब नंबर ऑफ
फेस कितने होंगे, दो कंपोनेंट को मिलाने में नंबर ऑफ फेस कितने होंगे, 4 होगा, नंबर ऑफ 4 फेस होंगे। वही इसमें लिखा हुआ है कि द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 0 व्हेन p इज इक्वल टू 4, मतलब कि 0 कब होगी, जब फेस आपके 4 होंगे। तो इससे आपको क्या मिला कि हैंस टू कंपोनेंट सिस्टम कैन नॉट हैव मोर देन 4 फेसेस इन इक्विलिब्रियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स दिया था गिब्स ने। अब यहाँ पर ये निकल के आया कि दो कंपोनेंट अगर आप में मिक्स करते हैं तो 4 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि 0 से कम डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होगी। समझ में आ रहा है आपको? तो उस केस में क्या होगा, 4 अगर आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो कंपोनेंट जब आप मिला रहे हो तो हमेशा जो है 4 फेस आएंगे आपके। हैंस टू कंपोनेंट्स सिस्टम कैन नॉट हैव मोर देन 4 फेसेस इन इक्विलिब्रियम, मतलब 4 फेस से ज़्यादा दो कंपोनेंट पे मिलाने पे नहीं होगा। देख लेते हैं मिला करके, अगर 5वां फेस लेते हैं तो 5वें फेस में क्या होगा, p की जगह 5 रखा, c की जगह 2 ही रखा है, एज इट इज़ रख रहे हैं क्योंकि दो कंपोनेंट हैं आपके, प्लस 2 आपके दो वेरिएबल्स हैं टेम्परेचर और प्रेशर, ऐड करा 7 आया। और यहाँ पर जब आप करोगे तो निगेटिव आ जाएगा। तो जब निगेटिव आ जाएगा तो क्या होगा, नॉट एग्जिस्टेंट होगा। नॉट एग्जिस्टेंस मतलब अब वो चीज़ें आपकी एग्जिस्ट नहीं करेंगी। तो ओवरऑल जो गिब्स ने समझाया कि कोई भी दो कंपोनेंट अगर ऐड करते हैं तो मैक्सिमम 4 फेस मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा फेस आपको नहीं मिल पाएंगे। तो ये गिब्स फेस रूल था आपका। अब इसी में फेस डायग्राम के आगे प्रोसीड करते हैं। तो जो अगर एक कंपोनेंट मिक्स होता है या सिंगल कंपोनेंट सिस्टम होता है तो यूनिरी फेस डायग्राम कहलाता है। एक्चुअली जो फेस डायग्राम है वो डिपेंड करता है 3 चीज़ों पे, हमने आपको बताया, टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन। अब जब कंपोजिशन, टेम्परेचर प्रेशर सब में सेम होगा, सब में सेम इन द सेंस सब में उसके वेरिएबल्स टेम्परेचर और प्रेशर आपको लेना ही पड़ेगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है कि फेस डायग्राम सबके डिफ़र करेंगे जब आप कंपोजिशन चेंज करते चले जाओगे या एलॉइंग एलिमेंट्स उसमें 1 बाय 1 ऐड अप करते चले जाएंगे। तो क्या होता है कि जब आप एक सिंगल कंपोनेंट ऐड करते हैं तो उसे कहा जाता है यूनिरी फेस डायग्राम। ठीक है, जब आप दो कंपोनेंट, अब क्यों ऐड करते हैं, एक ऐड करा आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिला, प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिला, एज ए इंजीनियर जो आपको चाहिए था वो चीज़ आप नहीं जान पाए या नहीं मिल पाया, तो उसके बाद आपने क्या करा, दो कंपोनेंट मिक्स करा। जैसे ही आप दो कंपोनेंट मिक्स करेंगे तो उस केस में क्या होता है, बाइनरी फेस डायग्राम कहते हैं। जब भी दो कंपोनेंट मिक्स होगा तो उसे आप क्या कहेंगे, बाइनरी फेस डायग्राम। फेस डायग्राम सिंगल फेस हो, बाइनरी हो, सब स्टेप बाय स्टेप उसके अपने रीजन चेंज होते चले जाएंगे, इसीलिए उनको पढ़ना जरूरी होता है। अब टर्नरी फेस डायग्राम में क्या होता है, 3 कंपोनेंट मिल जाते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 3 कंपोनेंट मिक्स। जब 2 से भी आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाया या प्रॉपर इफिशियंसी नहीं मिल पा रही जो एज अ इंजीनियर आपको चाहिए, जहाँ पर आपको यूज करना है कंपोनेंट, उसमें और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ग्रो अप करनी है, इन्हेंस करनी है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, मान लीजिए आपको डक्टिलिटी है, टफनेस भी चाहिए, रेजिलेंस भी चाहिए, और भी प्रॉपर्टीज़ जो भी आपको जहाँ पर फील्ड में जहाँ यूज करना है आपको नहीं मिल पा रही, तो उस केस में आप क्या करोगे, 3 कंपोनेंट्स का यूज करोगे। और उसके बाद भी जब आपको प्रॉपर इन्हेंस करना है तो उसे कहते हैं क्वाटरनरी फेस डायग्राम, जिसमें आप 4 कंपोनेंट्स यूज करते हैं। जैसे जैसे आप कंपोनेंट या एलॉइंग एलिमेंट बढ़ाते चले जाते हैं वैसे वैसे ये डायग्राम कॉम्प्लेक्स होते चले जाते हैं। इनको आसान सब समझने के लिए ही आपने क्या करा, क्योंकि इनके माइक्रो स्ट्रक्चर उतने टफ होते चले जाएंगे, तो जब माइक्रो स्ट्रक्चर टफ होते चले जाएंगे तो अब उसको समझोगे कैसे, अब उसको आप सॉफ्टवेयर के थ्रू जूम करके नहीं समझ सकते हो, तो उसकी रीडिंग निकालना पड़ेगा हर फेस डायग्राम पे 1 बाय 1। यूनिरी पे सिंगल एटम होगा, यूनिरी पे निकालो, डबल एटम होगा, बाइनरी पे आपको निकालना पड़ेगा, 3 होगा टर्नरी पे, और चौथा होगा क्वाटरनरी पे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब कॉम्प्लेक्स होता है तो उसको ईजियर बनाने के लिए, समझने के लिए आप इसमें ये सारी चीज़ें करते हैं और 1 बाय 1 इसको समझते हैं। वही चीज़ है कि द प्लॉट शोइंग द रिलेशन बिटवीन फेस इन इक्विलिब्रियम वर्सेस कंपोजिशन, मतलब कि जो प्लॉट होता है वो शो करता है इक्विलिब्रियम और कंपोजिशन, कब कंपोजिशन इक्विलिब्रियम स्टेट पर आ रहा है, किसके बीच में, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, इज कॉल्ड अ फेस डायग्राम। जब प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में कंपोजिशन को रखते हैं और उस पे रीडिंग निकालते हैं और एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है तो हमको एक फेस मिलता है, और उस चीज़ को पढ़ते हैं तो वही आपका फेस डायग्राम कहलाता है। दीज आर ऑल्सो नोन एज इक्विलिब्रियम डायग्राम, और इन्हीं को आप इक्विलिब्रियम डायग्राम भी कहते हैं। और आगे जब अभी हम डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि जैसे आयरन है, आयरन में कितना कार्बन मिलाते हैं तो कितने परसेंटेज पे आपका स्टील बनता है, फिर और कितना मिला देते हैं तो कास्ट स्टील बनता है। तो ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है।
अब आते हैं यूनिरी फेज डायग्राम में। सच फेज डायग्राम आर ड्रॉन फॉर अ सिंगल कंपोनेंट सिस्टम। यूनिरी जो है अपने नाम में ही सारा कुछ बता देता है कि इस तरह का जो भी डायग्राम होता है वो सिंगल फेज डायग्राम को समझाता है, सिंगल फेज डायग्राम के बारे में बताता है। हेंस द फेज मैप इंडिकेट्स द टेम्परेचर टी ऑन वाई एक्सिस एंड पी ऑन एक्स एक्सिस। अब अगर आप ये डायग्राम देखिए तो इसमें क्या है, ये वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। अब ये वाई एक्सिस पे हमेशा आपका टेम्परेचर शो करेगा और एक्स एक्सिस पे आपका इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर दिखाएगा, कितना प्रेशर कब चेंज कर रहे हैं तो क्या चीज़ें आपको मिल रही है। यूनिरी फेज डायग्राम ऑफ सिंगल कंपोनेंट सिस्टम ऑफ आयरन शोइंग गैस, लिक्विड एंड सॉलिड फेसेस एज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। सॉलिड आयरन का जो भी प्रोसीजर है उस पर जब जब आप टेम्परेचर दे रहे हैं तो क्या क्या चेंज हो रहा है, कब सॉलिड है था, कब वो लिक्विड फेस में जाएगा, कब वो गैसेस फेस में जाएगा, कब उनके बीच का इंटरमीडिएट फेस आएगा, तो वो यहाँ पर डिस्कस करा जा रहा है यूनिरी फेस डायग्राम में। ठीक है, कंसीडर दैट द केस ऑफ आयरन Fe हुज फेस डायग्राम इज सोन इन अ फिगर। अब यहाँ पर जीरो, मतलब अगर शुरुआत है तो 0 डिग्री टेम्परेचर था और प्रेशर भी आपका 0 था। अब आपने क्या करा, इस टेम्परेचर को राइज करा और कहाँ पहुँचाया, 910 डिग्री सेंटीग्रेड, 910 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जब आपको हमने बताया आयरन का जो भी बेस फॉर्म होता है वो BCC स्ट्रक्चर होता है, BCC को ही आप क्या कहते हैं, अल्फा आयरन। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या होगा, उसका माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज होता चला जाएगा। माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज होगा तो क्या होगा, आप यहाँ पर देखिए 910 के ऊपर क्या हो गया, FCC मिला आपको। FCC किसका मिला, आयरन का ही मिला। जैसे ही टेम्परेचर और बढ़ाया तो फिर से BCC डेल्टा फॉर्म में मिला। अब यहाँ पर जो BCC था अल्फा फॉर्म में, वही BCC अल्फा आयरन आगे चल के FCC गामा आयरन बना। और जब 1410 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे ही ऊपर आपने टेम्परेचर दिया, वही आयरन क्या हो गया, BCC डेल्टा फॉर्म में हो गया। है क्या, ये फेस चेंज आपको दिखाया जा रहा है। यूनिरी मतलब एक ही एटम, एक ही क्या है, आयरन। अब उसी में वो आयरन में जैसे जैसे आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं आपको वो अपना फेस चेंज करते हुए दिखा रहे हैं। क्यों करा जाता है, क्योंकि आयरन में जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज करते हैं रिफॉर्म होता है, ग्रेन आपके रिफॉर्म होते हैं। और जब ग्रेन रिफॉर्म होते हैं उसके बाद जब टेम्परेचर राइज करते हैं उसके बाद जब कूल करते हैं तो कूलिंग के अकॉर्डिंग उसके माइक्रो स्ट्रक्चर के ऊपर वो अपना इम्फेसाइज छोड़ के जाता है। अब जब वो कूल होगा तभी पता चलेगा कि BCC से FCC में कैसे आया, FCC से। अभी इसके आगे आपको कूलिंग कर्व के बारे में बताएंगे कि कूलिंग कर्व क्या होता है, आयरन कूलिंग कर्व। ठीक है, तब और अच्छा सा इसमें क्लियर होगा आपको। अब यहाँ पर क्या हुआ, 410 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे ही आप ऊपर पहुँचे तो क्या हुआ, आपका BCC डेल्टा फॉर्म में मिला। मतलब आयरन ही आपका अल्फा फॉर्म में मिला जिसे अल्फा आयरन बोला गया, फिर आयरन ही FCC फॉर्म में मिला जिसे गामा आयरन बोला गया, और इससे ऊपर गए तो BCC डेल्टा फॉर्म में मिला। तो ये आपके माइक्रो स्ट्रक्चर हो गए। अब आप सोचो अगर इसको पढ़ने से क्या मिल रहा है कि अगर माइक्रो स्ट्रक्चर, मान लीजिए किसी आयरन को किसी भी चीज़ से आपको मिलाना है एज ए एलॉइंग एलिमेंट, और वो जो एलॉइंग एलिमेंट है वो BCC फॉर्म में था और आपका आयरन भी BCC फॉर्म में मिक्स हो गया। अब वो FCC फॉर्म में था लेकिन आयरन आपका BCC फॉर्म में, क्यों, क्योंकि 910 के नीचे आपका BCC फॉर्म में। लेकिन अगर उसको FCC फॉर्म में करना है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इसका टेम्परेचर आपने ग्रो अप करा। जैसे ही टेम्परेचर आपने बढ़ाया ये क्या हो गया, FCC फॉर्म में हो गया और दोनों एलॉइंग एलिमेंट आपस में मिक्स हो गए। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफिट होता है आपका इस टर्म्स को पढ़ने का कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पर मिक्स करते हैं। एक ही एलिमेंट के स्ट्रक्चर आप चेंज करते जा रहे हो, किसके ऊपर, टेम्परेचर बढ़ा करके, प्रेशर आप बढ़ा करके उसके फेस चेंज करते हो। अब क्या हुआ, जैसे ही 1410 से 1539 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा, वैसे ही क्या हुआ, CDE लाइन मिली। ये लाइन जो है आपको क्या है, लिक्विड की बाउंड्री लाइन बताते हैं इसको। ये एक बाउंड्री लाइन है, इसके ऊपर जैसे ही टेम्परेचर जाएगा तो आपका जो है आयरन मोल्टन फॉर्म में हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। अब लिक्विड फॉर्म में हुआ, अब लिक्विड फॉर्म में दो एटम्स को आपस में कंपोज करना है तो लिक्विड फॉर्म में आपने कर दिया। अब गैसियस फॉर्म में अगर जाना है और टेम्परेचर आपने बढ़ाया, जैसे ही और टेम्परेचर बढ़ाया 300 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जैसे ही टेम्परेचर पहुंचा तो आपको AB मिला, AB लाइन मिला, और ये क्या बताया, आपका गैसियस को डिफाइन करा। मतलब ये जो आपकी बाउंड्री मिली ये डिफर करती है लिक्विड और गैस को। अभी आपको सॉलिडस सोल्यूशन बताएंगे, लिक्विडस सोल्यूशन बताएंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये बाउंड्री के बीच में भी एक इंटरमीडिएट सोल्यूशंस बनता है। तो ये पूरा था आपका यूनिरी फेज डायग्राम जिसके बारे में भी हमने आपसे डिस्कस करा। नेक्स्ट टॉपिक पे आपको बाइनरी और टर्नरी और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट।